नमस्कार। पैरामीटर ऑफ लॉ के इस चैनल में मैं आपका मित्र रिटायर्ड जज अशोक शर्मा आपका हार्टली वेलकम करता हूं। आज मैं एक महत्वपूर्ण विषय कॉन्स्टिट्यूशन के पूरे प्रोविजंस कौन कौन से हैं इस वीडियो में बताने जा रहा हूं। विषय इम्पॉर्टेंट है, सारे कॉम्पिटिटिव एग्ज़ाम में ये विद्यार्थियों के काम का विषय है। इसको ध्यान से सुने और अंत तक इस वीडियो को समझें। मित्रों, जैसा कि आप जानते हैं भारत का संविधान काफ़ी विस्तृत है। इसमें कौन कौन से प्रावधान रखे गए हैं, भारतीय संविधान के महत्वपूर्ण अनुच्छेद कौन से हैं, वो इस विषय में मैं बताने जा रहा हूँ। पहला, संघ का नाम आर्टिकल 1 में है और राज्य क्षेत्र बतलाए गए हैं। आर्टिकल 2 में ये बताया गया है कि नए राज्यों का प्रवेश और स्थापना कैसे होगी। आर्टिकल 3 में नए राज्यों का निर्माण कैसे होगा, वर्तमान राज्यों के क्षेत्रों, सीमा और नामों में परिवर्तन करने के बारे में व्यवस्था है। आर्टिकल 5 से 11 नागरिकता संबंधी सिटीजनशिप के बारे में बताया गया है। आर्टिकल 12 में स्टेट राज्य की परिभाषा दी गई है। आर्टिकल 13 में मूल अधिकारों से असंगत या इनकंसिस्टेंट कौन कौन से और उनका अल्पीकरण करने वाली कौन सी विधियां हैं। आर्टिकल 14 में इक्वलिटी बिफोर द लॉ एंड इक्वल प्रोटेक्शन ऑफ लॉ, विधि के समान संरक्षण और विधि के समक्ष सभी व्यक्तियों की समानता का अधिकार बताया गया है। आर्टिकल 15 में धर्म, वंश, मूल जाति और लिंग या जन्म के आधार पर किसी प्रकार का विभेद प्रतिषेध किया गया है। आर्टिकल 16 में लोक नियोजन के विषय में अवसर की समानता को बताया गया है। आर्टिकल 17 में अस्पृश्यता का अंत किया गया है, अनटचेबिलिटी को खत्म कर दिया गया है। आर्टिकल 18 में उपाधियों का अंत किया गया है। आर्टिकल 19 में वाक स्वतंत्रता या फ्रीडम ऑफ स्पीच एंड एक्सप्रेशन सर्टेन रेस्ट्रिक्शंस के साथ बताई गई हैं। आर्टिकल 20 में अपराधों के लिए दोष सिद्धि के संबंध में संरक्षण, प्रोटेक्शन कैसे मिलेगा वो बताया गया है। आर्टिकल 21 में राइट ऑफ लाइफ एंड पर्सनल लिबर्टी को बताया गया है, प्राण और दैहिक स्वतंत्रता क्या होगी। आर्टिकल 21 क में शिक्षा का अधिकार है और आर्टिकल 22 में कुछ दिशाओं में गिरफ्तारी और निरोध से संरक्षण बताया गया है। इसके अलावा आर्टिकल 23 में बच्चों और मानव के दुर्व्यवहार के बारे में बलात् श्रम का नियोजन में प्रतिबंध किया गया है। आर्टिकल 24 में कारखानों आदि के अंदर बालकों के नियोजन का प्रतिषेध किया गया है। आर्टिकल 25 में धर्म को अबाध रूप से मानना, अर्थात किसी भी धर्म को अबाध रूप से माना जा सकता है, इस बारे में बताया गया है। उस धर्म का प्रचार भी किया जा सकता है। आर्टिकल 26 धार्मिक कार्यों के प्रबंध की स्वतंत्रता है। आर्टिकल 29 में अल्पसंख्यक वर्गों के हितों का संरक्षण है। आर्टिकल 30 में शिक्षण संस्थाओं की स्थापना और प्रशासन करने का अल्पसंख्यक लोगों को अधिकार बताया गया है। आर्टिकल 32 में जो भी फंडामेंटल राइट्स हैं उनका प्रोटेक्शन कैसे होगा, सुप्रीम कोर्ट के समक्ष कौन कौन सी रिटें होंगी, उसका उपचार कैसे होगा। आर्टिकल 40 में ग्राम पंचायतों का संगठन बताया गया है। आर्टिकल 44 में नागरिकों के लिए एक समान सिविल संहिता, यूनिफाइड सिविल कोड लाने की बात कही गई है। आर्टिकल 48 कृषि एवं अनुपालन का संगठन है। इसके अलावा आर्टिकल 48 का पर्यावरण का संरक्षण व संवर्धन, वन तथा वन्य जीवों की सुरक्षा बताई गई है। आर्टिकल 49 में राष्ट्रीय महत्व के संस्मारक, जो भी संस्मारक हैं, उनके स्थान और वस्तुओं का संरक्षण है। आर्टिकल 50 के अंदर कार्यपालिका से न्यायपालिका का पृथक्कीकरण बताया गया है। इसके अलावा आर्टिकल 51 में अंतर्राष्ट्रीय शांति एवं सुरक्षा की अभिवृद्धि बताई गई है। आर्टिकल 51A में फंडामेंटल ड्यूटीज़ या मौलिक जो कर्तव्य हैं वो बताए गए हैं, मूल कर्तव्य क्या हैं। आर्टिकल 52 में भारत का राष्ट्रपति प्रथम नागरिक होगा, ये बारे और राष्ट्रपति के बारे में है। आर्टिकल 53 में संघ की कार्यपालिका शक्ति बताई गई है। आर्टिकल 54 में राष्ट्रपति के निर्वाचन की शक्ति क्या है, रीति क्या है। और आर्टिकल 56 में राष्ट्रपति की पदावधि कितनी रहेगी। आर्टिकल 57 में पुनर्निर्वाचन के लिए पात्रता बताई गई है। आर्टिकल 58 में राष्ट्रपति के निर्वाचित होने की अर्हता कौन सी होंगी, इस बारे में उल्लेख है। आर्टिकल 60 राष्ट्रपति का शपथ या प्रतिज्ञान लेना बताया गया है। आर्टिकल 61 राष्ट्रपति पर इम्पीचमेंट कब चलाया जाएगा, इस बारे में व्यवस्था है। आर्टिकल 63 में भारत का उपराष्ट्रपति है। आर्टिकल 72 में क्षमा आदि की राष्ट्रपति की करने की शक्ति है। कुछ मामलों में दंडादेश के निलंबन, परिहार और लघुकरण की भी शक्ति बतलाई गई है राष्ट्रपति की। आर्टिकल 74 में राष्ट्रपति की सहायता और सलाह देने के लिए एक मंत्रिपरिषद होगी। आर्टिकल 76 में भारत का महान्यायवादी अटॉर्नी जनरल कौन होगा, इस बारे में व्यवस्था है। आर्टिकल 79 में संसद का गठन है। आर्टिकल 80 में राज्यसभा की संरचना है। आर्टिकल 81 में लोकसभा की संरचना है। आर्टिकल 87 में राष्ट्रपति का विशेष अभिभाषण है। आर्टिकल 100 में सदस्यों का मतदान कैसे होगा, रिक्तियों के होते हुए भी सदस्यों के कार्य करने की शक्ति और गणपूर्ति कैसे होगी, इस बारे में प्रावधान है।
आर्टिकल 108 कुछ दशा में दोनों सदनों की संयुक्त बैठक कब होगी, इस बारे में प्रावधान है। आर्टिकल 110 में धन विधेयक की परिभाषा बताई गई है। आर्टिकल 111 में विधेयकों की अनुमति दी गई है और आर्टिकल 112 में वार्षिक वित्तीय विवरण बताया गया है। आर्टिकल 123 में संसद के विश्रांति काल में ऑर्डिनेंस प्रस्तावित करने की राष्ट्रपति की शक्ति, कब अध्यादेश वो जारी कर सकता है। इसी प्रकार आर्टिकल 124 में माननीय सर्वोच्च न्यायालय की स्थापना और गठन का प्रावधान है। ये आर्टिकल 125 में न्यायाधीशों के वेतन आदि के बारे में प्रावधान है। आर्टिकल 126 में कार्यकारी मुख्य न्यायमूर्ति की नियुक्ति कब होगी। आर्टिकल 127 में तदर्थ न्यायाधीशों की नियुक्ति के प्रावधान है। आर्टिकल 128 में सेवानिवृत्त और उच्चतम न्यायाधीशों की बैठक में उनकी सेवानिवृत्त न्यायाधीशों की उपस्थिति का प्रावधान है। आर्टिकल 129 में सुप्रीम कोर्ट का अभिलेख न्यायालय होना। आर्टिकल 130 में उच्चतम न्यायालय का स्थान कहाँ होगा, जो जैसे दिल्ली में है। आर्टिकल 131 उच्चतम न्यायालय की आरंभिक अधिकारता या ओरिजिनल जुरिस्डिक्शन क्या है। आर्टिकल 137 निर्णयों और आदेशों का उच्चतम न्यायालय द्वारा पुनर्विलोकन रिव्यू कब किया जाएगा। आर्टिकल 143 के अंदर उच्चतम न्यायालय से परामर्श करने की राष्ट्रपति की शक्ति बताई गई है। आर्टिकल 148 भारत का नियंत्रक महालेखा परीक्षक सीएजी कौन होगा। 149 में सीएजी के कर्तव्य और शक्तियाँ क्या होंगी। आर्टिकल 150 संघ और राज्यों के लेखाओं का प्रारूप क्या होगा, इस बारे में बताया गया है। आर्टिकल 153 राज्यों के राज्यपाल, प्रत्येक राज्य में एक राज्यपाल जैसा होता है। 159 आर्टिकल में राज्यपाल द्वारा शपथ और प्रतिज्ञान कैसे ली जाएगी, इस बारे में उल्लेख है। राज्यपाल को 163 में सहायता एवं सलाह हेतु मंत्रिपरिषद है। 164 में मंत्रियों के बारे में अन्य उपबंध है। आर्टिकल 165 में राज्य का महाधिवक्ता कौन होगा, इस बारे में बताया गया है। आर्टिकल 166 राज्य की सरकार के कार्य का संचालन कैसे होगा। आर्टिकल 167 राज्यपाल को जानकारी देने बाबत मुख्यमंत्री के कर्तव्य को बताया गया है। आर्टिकल 168 राज्य के विधानमंडलों का गठन। आर्टिकल 170 विधानसभाओं की संरचना। आर्टिकल 171 विधान परिषदों की संरचना बताई गई है। आर्टिकल 172 राज्यों के लिए विधानमंडल की अवधि क्या होगी। आर्टिकल 199 धन विधेयक की परिभाषा बताई गई है। आर्टिकल 200 विधेयकों पर अनुमति। आर्टिकल 202 वार्षिक वित्तीय विवरण तथा आर्टिकल 213 विधानमंडल के विश्रांति काल की व्यवस्था का प्रावधान है। आर्टिकल 214 राज्यों के लिए उच्च न्यायालय होगा, प्रत्येक राज्य में एक उच्च न्यायालय होगा। आर्टिकल 215 उच्च न्यायालयों का अभिलेख न्यायालय होना जैसे कि उच्चतम न्यायालय का है। आर्टिकल 216 उच्च न्यायालयों का गठन कैसे होगा। आर्टिकल 226 कुछ रिटों को निकालने की उच्च न्यायालय की शक्ति। आर्टिकल 231 में 2 या अधिक राज्यों के लिए एक ही उच्च न्यायालय की स्थापना का होना। इसी तरह आर्टिकल 243 पंचायत, नगर पालिका एवं सहकारी समितियों की व्यवस्था का प्रावधान। आर्टिकल 244 अनुसूचित क्षेत्र और जनजाति क्षेत्रों का प्रशासन कैसे होगा। आर्टिकल 248 अवशिष्ट विधायी शक्तियाँ क्या है। आर्टिकल 252 2 या अधिक राज्यों की सहमति विधि बनाने की शक्ति और अन्य राज्यों द्वारा उसे अंगीकृत किया जाना। आर्टिकल 254 संसद द्वारा बनाई गई विधि राज्य के विधानमंडल द्वारा बनाई गई विधि से अगर असंगत है तो क्या होगा, प्रावधान। आर्टिकल 262 अंतर्राज्यीय नदियों जल संबंधी विवाद का न्याय निर्णय कहाँ होगा। आर्टिकल 263 अंतर राज्यीय परिषद के संबंध में। आर्टिकल 266 भारत और राज्यों की संचित निधि और लोक लेखा क्या है। आर्टिकल 267 आकस्मिकता निधि। आर्टिकल 280 वित्त आयोग के बारे में। इसी तरह आर्टिकल 280 वित्त आयोग। आर्टिकल 300 का विधि के प्राधिकार के बिना संपत्ति से किसी व्यक्ति को वंचित नहीं किया जाएगा, संपत्ति का अधिकार। आर्टिकल 301 में व्यापार, वाणिज्य और समागम की स्वतंत्रता। आर्टिकल 315 संघ और राज्यों के लिए लोक सेवा आयोग। आर्टिकल 316 सदस्यों की नियुक्ति और पदावधि। आर्टिकल 317 लोक सेवा आयोग के सदस्यों को हटाया जाना और उनका निलंबन। आर्टिकल 320 लोक सेवा आयोग के कृत्य। आर्टिकल 323 का प्रशासनिक प्राधिकरण कौन से होंगे। आर्टिकल 323 का अन्य विषयों के लिए अधिकरण ट्रिब्यूनल के प्रावधान। आर्टिकल 323 का प्रशासनिक अधिकरण। आर्टिकल 323 का अन्य विषयों के लिए अधिकरण। आर्टिकल 324 निर्वाचनों के अधीक्षण, निर्देशन व नियंत्रण का निर्वाचन आयोग में निहित होना। आर्टिकल 329 निर्वाचन संबंधी मामलों में हस्तक्षेप से रोक। आर्टिकल 330 लोकसभा में अनुसूचित जाति जनजातियों के स्थानों का आरक्षण। आर्टिकल 343 संघ की राजभाषा क्या होगी, उसका प्रावधान। आर्टिकल 350 राजभाषा के संबंध में। आर्टिकल 350 का आयोग और संसद की समिति। आर्टिकल 352 आपातकालीन या इमरजेंसी की प्रोविजन की उद्घोषणा।
आर्टिकल 356 राज्य में संवैधानिक तंत्र विफल होने पर इमरजेंसी। आर्टिकल 360 वित्तीय आपातकाल के संबंध में इमरजेंसी। आर्टिकल 368 संविधान संशोधन की संसद की शक्ति और उसकी प्रक्रिया क्या है। तो इस तरह इस वीडियो में कुछ महत्वपूर्ण प्रावधान जो कि भारत के संविधान में उल्लेखित है उस अनुच्छेदों को मैंने सरल भाषा में आपको बताया। आशा करता हूँ वीडियो अच्छा लगा होगा। मेरी धर्मपत्नी श्रीमती अर्चना शर्मा का भी एक यूट्यूब पर चैनल अर्चनाज आर्ट हब के नाम से है, कृपया उसे भी सब्सक्राइब करें। यदि वीडियो अच्छा लगा हो तो उसे लाइक करें, शेयर करें, और यदि चैनल पर अभी तक नए चैनल सब्सक्राइब नहीं किया है तो कृपया चैनल को सब्सक्राइब करें। थैंक यू फॉर वॉचिंग दिस वीडियो। नमस्कार।